नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हैं। यही वजह है कि कांग्रेस और भाजपा के केंद्रीय नेता भी लगातार प्रदेश के दौरे पर हैं। 22 जून यानी कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाजनसंपर्क कार्यक्रम के तहत दुर्ग में लोगों को साधेंगे, तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 30 जून को बिलासपुर के दौरे पर है और चुनावी संबोधन करेंगे। इसके साथ ही 1 जुलाई को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांकेर में आगमन होगा। राजनाथ सिंह कांकेर में महाजनसंपर्क अभियान के तहत लोगों को संबोधित करेंगे। बीजेपी इन तीनों नेताओं के आगमन पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी कांग्रेस के इन मजबूत किलों में सेंधमारी करने में कितनी कामयाब हो पाती है। आपको बता दें कि दुर्ग जो है वो कांग्रेस अपना गढ़ मानती है। यहां से 5-6 मंत्री जो हैं वो बिलोंग करते हैं और ये वो इलाका है जहां से खुद सीएम भूपेश बघेल का क्षेत्र, जिसमें पाटन विधानसभा क्षेत्र है, वो भी आता है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमित शाह जाकर के वहां से हुंकार भरेंगे और बीजेपी इसे बहुत बड़ा इवेंट के तौर पर पेश करने की कोशिश करेगी। तो क्या वाकई में चुनावी बिसात पर बीजेपी की पूरी होगी आस? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे दौरे को लेकर सीएम बघेल किस तरह से तंज कस रहे हैं बीजेपी पर, और उधर से नारायण चंदेल क्या कह रहे हैं कांग्रेस को लेकर। नहीं, दुर्ग हम सबका है ना, और कांग्रेस का हमेशा वहाँ गढ़ रहा है। 77 और 89 में भी कांग्रेस बहुमत के साथ जीत के आई थी। बीच के अंतराल में थोड़ी कमज़ोर हुई थी, लेकिन अब दुर्ग हमारे कांग्रेस का दुर्ग रहा है। कल 22 तारीख है, सरोज जी का जन्मदिन है। हो सकता है जन्मदिन मनाने आ रहे हैं। अहंकार किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को स्मरण है कि नहीं? विधानसभा के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ 5 महीने बाद अप्रैल, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र पाटन से भारतीय जनता पार्टी 23,000 से अधिक मतों से आगे हुई थी। मुख्यमंत्री जी को स्मरण है कि नहीं? तो उस समय क्या गढ़ नहीं था? क्या लोकसभा चुनाव में गढ़ ढह गया ना? वह पुनः हम विधानसभा के चुनाव में दोहराएंगे। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। अमित शाह के दौरे से बदलेगा दुर्ग का गणित, कांग्रेस के गढ़ पर बीजेपी को क्या मिलेगी जीत? कांग्रेस उसे अपना गढ़ कह रही है, हालांकि लोकसभा में कह रहे हैं कि हमने उन्हें हराया था। बीजेपी कह रही मोदी के 9 साल से छत्तीसगढ़ का बदलेगा मिजाज या जनता को पसंद आएगा बघेल राज? 9 साल की उपलब्धि गिनाने आ रहे हैं अमित शाह, ये कहा जा रहा है। बघेल बोले कोई आए जाए फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी बोली दुर्ग से ही असली खेल शुरू होगा। कांग्रेस के गढ़ में अमित शाह की आमद कितनी बदलेगी अब छत्तीसगढ़ की सियासत? क्या यहां से बूस्टर लग जाएंगे बीजेपी की तैयारियों में, चुनावी तैयारियों में, या कांग्रेस यहां पर दिखाएगी अमित शाह को कि देखिए इतने बड़े नेता कितने भी आ जाएं, दुर्ग जो है वो अभेद दुर्ग है कांग्रेस का, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधे रुख कर लेता हूं अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव साहब। अमित जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। वेलकम टू माय शो। इसके साथ ही बीजेपी से विधायक वरिष्ठ नेता रजनीश सिंह जी हमारे साथ हैं। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास डिबेट शो में। और मेरे साथ डॉक्टर विश्वेश ठाकरे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, छत्तीसगढ़ की नब्ज को समझने वाले। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका भी हमारे इस खास डिबेट शो में। सबसे पहले मैं आता हूं रजनीश जी। देखिए, बघेल साहब कह रहे हैं कि हमारा अवैध किला है ये, इसे आज तक कोई भेद नहीं पाया, बीच में थोड़ी स्थिति खराब हुई थी, और वो कह रहे हैं कि यहां से तो हम लगातार जीतते रहे, कि शायद सरोज पांडे जी का जन्मदिन मनाने अमित शाह जी आ रहे होंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उनकी हताशा निराशा को दर्शा रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है लगातार सतत चलने वाला संगठन रहता है, चाहे हम सरकार में रहें तो या ना रहें तो। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पूरे देश में, ये छत्तीसगढ़ में नहीं चल रहा है, पूरे देश में विभिन्न प्रकार के हमारे विधानसभा स्तर के, लोकसभा स्तर के कार्यक्रम
चल रहे हैं और इसी के तहत माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी भी आ रहे हैं। और कांग्रेस हैरान परेशान है कि उनको मालूम है कि जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय अमित शाह जी जैसे नेता किसी राज्य में चुनाव के पहले या चुनाव के बाद जाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पूरे राज्य पर पड़ता है। और जो उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए अवैध किला नहीं रहा, मैं इसमें कह रहा हूं कि कुछ समय के लिए इनको झूठे वादे के कारण इनका किला इनको दिख रहा है अभी। नहीं तो आप 2000 में छत्तीसगढ़ बना और छत्तीसगढ़ बनने के बाद 3 चुनाव हुए हैं, इसमें इनके अवैध किले कौन कौन से थे इनको मालूम है। और उसके बाद लोकसभा में इनका अवैध किला कौन कौन सा था इनको मालूम है कि कौन कौन सा अवैध किला था। तो जो पिछला चुनाव है उसको यदि एक चुनाव में जीतने के बाद अवैध किला और हम 75 का आंकड़ा पार करेंगे तो ऐसी खुशफहमी रहे, अहंकार रहे और इसी अहंकार में कांग्रेस जी रही है। तो 2-3 महीना और देख ले, उसके बाद पता लग जाएगा कि किनके आने से क्या प्रभाव पड़ा, किनके रहने से क्या प्रभाव पड़ा। और जो इस तरह की बात कर रहे थे वो सिर्फ हवाई बात निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत के साथ चुनाव में जाएगी और हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका इस तरह से आवागमन अभी तो और होगा। अभी तो सरकार अभी और परेशान होने वाली है। अभी बहुत सारे दौरे और कार्यक्रम अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता करेंगे। ठीक है अमित श्रीवास्तव जी, दुर्ग आपका अवैध किला है तो फिर वहां पर लोकसभा में वो जो साफ तौर पर चंदेल जी गिना रहे हैं चीजें और कह रहे हैं कि अब तो हाथ से निकल गया, अब तो इससे बड़ी कामयाबी इसी को दोहरा कर दिखा देंगे हम विधानसभा में भी, क्या कहेंगे आप? देखिए भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता जी ने अभी कहा कि हम हैरान और परेशान हैं। बिल्कुल भी हम हैरान और परेशान नहीं हैं, बल्कि अटकी भटकी और लटकी बीजेपी हमारा बहुत कुछ कर नहीं पाएगी। देखिए अवैध किला इसलिए कहा गया है कि 20 में 17 सीट हमारे पास उस संभाग में थी और खैरागढ़ जब हम जीते अभिलाष जी तो 20 में 18 सीट हमारे पास आ गई। और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जो हमने जनमानस के लिए जो हमने पिछले 4.5 सालों में हमने काम किया है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हम पिछले बार तो इनका भ्रष्टाचार था, करारे नोटों की राजनीति थी और करप्शन C³ था, कट करप्शन और कमीशन की जो सरकार थी उसको उखाड़ फेंकना था। अब हमारे पास हमारे 4.5 साल का हमारा अपना काम है जो जनता को लगातार पसंद भी आ रहा है और जनमानस में एक उत्साह भी है। रही बात इन्होंने कहा कि आप समझ लीजिए अभी और भी दौरे होंगे और लगातार उनका जाना मतलब आप समझ लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि देश के सम्मानित गृह मंत्री जी आए, छत्तीसगढ़ की पावन धरा में स्वागत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको बताना पड़ेगा कि पिछले 4 महीने में 28 से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री आए, छत्तीसगढ़ को उन्होंने क्या दिया। और जब रही बात पिछले 9 सालों की उपलब्धि जो बता रहे हैं, तो जनता कहती है कि आपने जो वादे किए थे, चाहे वो महंगाई पे हो, महंगाई कम करने की बात हो, चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, सब चीजों में आपने तो उनकी लागत दुगनी कर दी। महंगाई की आप बात नहीं करते, लोगों की घटती हुई कमाई और बढ़ती हुई महंगाई की आप बात नहीं करते, रोजगार की आप बात नहीं करते। सारी चीजों का आपको जवाब देना पड़ेगा। और देश के गृह मंत्री जी बंगाल भी गए थे, वहां भी हारे, हिमाचल भी गए थे, कर्नाटक भी गए थे और लगातार दिल्ली भी गए थे, बिहार भी गए थे, महाराष्ट्र भी गए थे, ठीक है, और अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सारी जगह गए थे। 2018 में अभिलाष जी इनकी 21 जगह सरकार हुआ करती थी, 26 लोगों के साथ, 26 दलों के साथ। आज 14 में क्यों आ गई? अगर इतना इनका वर्चस्व है, इतनी जादूगिरी अगर बीजेपी के नेताओं को आती है, लेकिन आपको अब बताना पड़ेगा। कर्नाटक की जनता ने एक संदेश दिया है, ज्वलंत मुद्दों पे आपको बात करना पड़ेगा। इधर उधर की बातें, जुमलाबाज सरकार को अब जनता पसंद नहीं करती। ठीक है, मैं आता हूं ठाकरे साहब आपके पास। ठाकरे साहब देखिए, 20 में से 18 सीटें दुर्ग जो संभाग है उसमें कांग्रेस, 6 मंत्री वहां से आते हैं, पूरी कहते हैं कि आधी कैबिनेट लगभग वहीं से बनी हुई है। उसके बाद भी फोकस अमित शाह जी ने दुर्ग को ही क्यों किया? बड़ा सवाल है ये। और दुर्ग से ही वो अपने इस चुनावी अभियान का आगाज क्यों कर रहे हैं? क्या पीछे इसके मकसद है? देखिए अभिलाष जी, इस सवाल का जवाब मैं इसके बाद देता हूं। मेरा एक सवाल है रंजीत जी से कि यदि वो चुनाव को फोकस करके गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आ रहे हैं तो स्वीकार करिए ना कि चुनाव को लेकर आ रहे हैं और वो यहाँ से चुनावी शंखनाद करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? आप ये क्यों बोल रहे हैं 9 साल पूरे होने पर आ रहे हैं? जो मोदी जी के तो 8 साल भी पूरे हुए थे, 7 साल भी पूरे हुए थे, तब वो आए थे क्या? या तब कोई बड़ा नेता आया था क्या? तो इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं। गृह मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े लीडर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो निश्चित रूप से वो आएंगे और आना भी चाहिए। साथ ही अब वो आपका सवाल कि क्या दुर्ग से क्यों
ये अभियान की शुरुआत हो रही है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक दल जो है वो ये देखते हैं कि कहाँ जाने से सबसे ज्यादा प्रभाव सरकार को पड़ेगा। मुख्यमंत्री का जिला है, गृह जिला है, अनिला भेड़िया, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जैसे तमाम बड़े मंत्री वहां से आते हैं, बड़े लीडर्स वहां से जीतते रहे हैं और 20 में से 18 सीट इनके पास में है। अब वो पिछले चुनाव की बात अगर करें तो फिर ये 20 में से 18 सीट वाली बात नहीं, बस्तर भी पूरा इनके पास में, 12 की 12 सीट उनके पास में है, सरगुजा पूरा इनके पास में है। तो पिछले चुनाव की बात अभी उस चीज का उल्लेख करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं समझता हूं मैं, लेकिन ये बात तो जरूर है कि अमित शाह के आने से एक रिचार्ज तो होंगे कार्यकर्ता, और बीजेपी चुनाव तो बहुत अच्छे से लड़ती है। भले अभी उनके पास में 14 सीट हैं या 14 सीट वो जीते थे और अब कांग्रेस के पास 71 सीट हैं, तो ये बात की बात है। ये आगाज तो बहुत जोरदार होना है और वो जोरदार जगह से होना है। ये इस तैयारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो ये सोच रहे हैं और इसीलिए केंद्रीय मंत्रियों का लंबा कार्यक्रम यहाँ बना हुआ है, क्योंकि चुनाव आने वाला है। इस सब के पीछे एक ही केंद्रीय बिंदु है, चुनाव, और जो होना भी चाहिए और जिसको स्वीकारना भी चाहिए। तो ये एक बड़ी जगह से ये शंखनाद होगा, उसका बड़ा इम्पैक्ट जाएगा। सीएम समेत तमाम नेताओं की नजरें रहेंगी, कितनी बड़ी रैली होती है। क्या होगा कि जब सीएम के क्षेत्र में ये 50,000 की रैली करेंगे, 1 लाख की रैली करेंगे, तो निश्चित रूप से जो माहौल बनेगा पूरे प्रदेश में वो एक बताएगा कि कितनी ताकत से बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है, और उसका इम्पैक्ट कार्यकर्ताओं पे होगा, उसका इम्पैक्ट वोटर्स पे होगा। इसलिए ये अमित शाह वहां से चुनावी शंखनाद कर रहे हैं, अगर इसको ऐसा माना जाए तो। ठीक है रजनीश जी, ये कहा जा रहा है कि 9 साल की उपलब्धि को गिनाएंगे वो आकर के। 9 साल की उपलब्धि, जैसा कि ठाकरे साहब ने कहा, 8वें साल भी गिना सकते थे, 7वें साल भी गिना सकते थे, लेकिन 9 साल की उपलब्धि के साथ साथ क्या वो सीधे तौर पर राज्य सरकार की पर आरोपों के, आलोचनाओं के तीर भी नहीं छोड़ेंगे? तो क्या इसे हम सीधे तौर पर चुनावी दौरा ना मान लें? और अगर मान लेते हैं तो मुझे ये बताइए कि पिछले 15 साल में बीजेपी ने जो शासन में काम किया था, क्या उसका भी उल्लेख उसमें देखने को मिलेगा? क्योंकि जनता ने तो नकार दिया था। क्या उन आधारों पर आप एक बार फिर से जनता के बीच जाएंगे, या सिर्फ मोदी के अभी हालिया जो काम है उसे लेकर जनता के बीच जाएंगे और राज्य सरकार की विफलताएं गिनाएंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, साधुवाद। रंजीत जी, एक साथ किया है जी। मैं पहले माननीय ठाकरे जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, ज्ञानी पत्रकार हैं और मीडिया क्षेत्र में वर्षों से काम कर रहे हैं, बड़े अनुभवी। उन्होंने एक प्रश्न किया कि इनको स्वीकार करने में क्या दिक्कत? बिल्कुल ठाकरे जी, स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पूरे देश का जो कार्यक्रम है यदि देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का 9 साल का कार्यक्रम पूरे देश में लोकसभा स्तरीय और विधानसभा स्तरीय चल रहा है, और उसी के तहत वो जो कार्यक्रम हो रहे हैं और रोज के कार्यक्रम यदि आप कवर कर रहे होंगे, देख रहे होंगे तो हो रहा है। और उसमें राजनीतिक दल जब कहीं आते हैं, चूंकि यहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसा लग सकता है या लग रहा है कि ये चुनावी है। पूरे देश के कोई राज्य नहीं है, यूपी में भी कोई चुनाव नहीं होना है, कर्नाटक में कोई चुनाव नहीं होना है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन वहां भी हमारे केंद्रीय नेता और बड़े हमारे संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व वहां जा रहे हैं। मेरे को कोई गुरेज नहीं है कि जब राजनीतिक दल आते हैं और जब चुनाव नजदीक रहता है तो उसमें चुनावी बात होती है। अभिलाष जी, आपने कहा कि सिर्फ 9 साल की बात करेंगे या 15 साल की? निश्चित रूप से 15 साल की बात करेंगे। हमारे कल मतलब 20 तारीख से 30 तारीख तक घर घर जनसंपर्क का भी कार्यक्रम चल रहा है इसी लोकसभा के 9 साल के उपलक्ष्य में, और इसमें जाके हम इनके जो 4 से 4 साल के जो छत्तीसगढ़ को ठगा है, लूटा है, इसको भी जा रहे हैं। भ्रष्टाचार पे बड़ी बड़ी बात करते हैं। इनके मंत्री मान चुके हैं कि चावल घोटाला हुआ है, चावल 600 करोड़ का खा गए, शराब घोटाले का क्या स्थिति है, कोयला घोटाले क्या स्थिति है, और 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल सरकार में हो करके दिखाते साबित कि इस जगह भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया था। अभिलाष जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो 15 साल के कार्यकाल है वो भी हमारा मुद्दा रहेगा। इनका 4.5 साल, 4.25 साल का कार्यकाल जो छत्तीसगढ़ को इन्होंने लूटा है, कानून व्यवस्था की जो स्थिति की है, जो छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ छल कपट किया, यहाँ के नौकरी पेशा लोगों के साथ छल कपट किया, श्रमिकों के साथ छल कपट किया, ये सब विषय लेकर जाएंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के उपलब्धि को भी लेकर जाएंगे। ये निश्चिंत रहे, यदि इनको लगता है कि हमारे 4.5 साल को ये नहीं लेंगे, सब चीज लेके जाएंगे मेरे मित्र श्रीवास्तव जी
और छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है। आप इसी तरह से थोड़ा दिन और बड़े बड़े दावे करिए, बड़ी बड़ी बात करिए। भारतीय जनता पार्टी आपने जो 4.5 साल में छत्तीसगढ़ को जो 10 साल पीछे ढकेल दिया विकास के पैमाने पर, उस सब विषय को लेकर के जाने वाली है। और आप देखिएगा, आप जो गढ़ बोल रहे हो ना, 15 साल, अभिलाष जी आपने कहा कि 15 साल का सरकार बनाना, ये सरकार तो 1 साल में हाँफने लग गई थी। 4.5 साल हम रोज देखते हैं, 10 ठो उदाहरण में दे सकता हूँ। ये सरकार तो 1 साल में हाँफने लग गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल सरकार चलाया है, कोई छोटी बात नहीं है। देश के कितने ऐसे राज्य हैं जहां 3 बार किसी पार्टी का सत्ता है। तो 15 साल छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में अपने काम के दम पर हमने राज किया है। छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद मिला है और आने वाले समय में इनकी लुटिया डूबने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है रंजीत जी का संपर्क लगता टूट गया हमसे। मैं अमित श्रीवास्तव जी के पास आता हूं। अमित श्रीवास्तव जी, आपसे एक चीज मैं जानना चाहता हूं। जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंस आपका बना हुआ है, अहंकार से भी जोड़ रहे हैं उसको चंदेल साहब, लेकिन एक बात तो है, देखिए अमित शाह आपके सबसे मजबूत गढ़ में जाकर के सीधी चुनौती दे रहे हैं। इससे कम से कम जो मोराल है वो तो बहुत बूस्टअप होगा बीजेपी का। और हालिया के दिनों में जो करप्शन के बड़े चार्जेस लगे हैं कांग्रेस के ऊपर, कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि कल पक्का है वो करप्शन को लेकर यहां से बहुत बड़ा हमला कांग्रेस सरकार पर करने जा रहे हैं। देखिए अभिलाष जी, मैं आपका सवाल का जवाब बिल्कुल दूंगा, लेकिन मैं बहुत ही सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता जी ने जो प्रश्न पहले उठाए, मैं उनका भी जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि पिछली कार्यकाल को भी हम गिनेंगे, मतलब 36,000 करोड़ का नान घोटाले की भी बात होगी, आगफोड़वा कांड की भी बात होगी, गर्भाशय कांड की भी बात होगी, डीकेएस घोटाले की भी बात होगी, स्काई वॉक घोटाले की भी बात होगी। रही बात, जब विश्वेश ठाकरे जी ने उनसे पूछा कि 15 सालों के, आप मान लीजिए कि आप 9 साल की उपलब्धि गिनाने आ रहे हैं, मतलब मेक इन इंडिया जो फेल हो चुका है उस पर भी बात होगी, डिजिटल इंडिया जो सिर्फ कागजी है उस पर भी बात होगी, 100 स्मार्ट सिटी जो उन्होंने नहीं बना पाए उस पर भी बात होगी, और जो गंगा सफाई नहीं उस पर भी वो बात करेंगे ना। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। रही बात, उन्होंने कहा 9 साल की मोदी सरकार की उपलब्धि, मुझे बड़ी पीड़ा है, वेदना है, हम सब प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं पिछले 9 सालों से। तो क्या प्रधानमंत्री जी अपने 9 साल की उपलब्धि 8 सालों तो उन्होंने नहीं बताई, क्या 9 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आके बताएंगे? क्योंकि देश की जनता 2 चीजें पूछ रही है कि बढ़ती हुई महंगाई पे जो देश की जनता कहती है कि कहाँ झूठ, आज देश की बढ़ती हुई महंगाई पे जनता ये कहती है अभिलाष जी कि झूठे वादे करके कहाँ वो हरजाई है। और 2 चीज आज उन्होंने, आपने कहा करप्शन पे वो बात करेंगे, तो करप्शन पे जो हमारा प्रश्न है अडानी जी पे 20 लाख करोड़ रुपए का, वो पैसा कहाँ गया, उस पर भी वो प्रश्न जवाब देंगे ना। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, करप्शन की जब बात होगी तो आप, देश की जनता कहती है, डरते हुए ये कहती है कि बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचाना कोई, भाजपा के नेताओं के लिए कहती है बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचाना कोई, और अगर गलती से कुछ बच गया हो तो सूचित कर दो मोए, वो भी ये बेच खाएंगे। तो डरते हैं अब लोग। बढ़ती हुई महंगाई पे आप बात क्यों नहीं करते? रोजगार पे आप बात क्यों नहीं करते? आप भ्रष्टाचार की आप बात करेंगे, मैं 20 मामले इनके निकाल दूंगा अभिलाष जी, और इनके पास जवाब नहीं होगा। और मैंने जो आज प्रश्न उठाया कि प्रधानमंत्री जी क्यों चौथे स्तंभ से बचते हैं, क्यों आज 9 सालों में उन्होंने एक भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों उनके मंत्रियों को आके जवाब देना पड़ रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी जब अपने मन की बात करते हैं तो लोगों के दिल की बात क्यों नहीं करना चाहते? ये भी एक अहम प्रश्न होगा। और रही बात, 4.5 सालों में हमने जो काम किया है, जनता के जनमानस में कांग्रेस सरकार की एक छवि बनी है, एक क्रेडिबिलिटी हमने बनाई है। उस क्रेडिबिलिटी को तोड़ने के लिए आप आइए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, आप आके यहाँ पर डराने का प्रयास मत करिए। आप आए, आप कोरबा भी आए थे, आपका स्वागत है। मैंने कहा छत्तीसगढ़ समरसता का गढ़ है, इस पावन धरती में हर उस व्यक्ति का स्वागत है। राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, वो आएंगे निश्चित तौर पे, और आना भी चाहिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। लेकिन अगर आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आए तो आपका स्वागत है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ अगर आप ईडी, ईडी, सीबीआई के तहत हमको अगर डराने का प्रयास करेंगे तो हमारा एक एक कार्यकर्ता आपसे लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है ठाकरे साहब, मैं जो इसी सवाल के साथ आता हूं कि जिस तरह से चार्ज करने की कोशिश कर रही है बीजेपी कांग्रेस को करप्शन को लेकर, और हम देख रहे हैं कि लगातार इसे लेकर वो हमलावर हो रहे हैं। कल अमित शाह जी जब आते हैं तो क्या उनके भाषण का मेन इशू, मेन पॉइंट यही होने जा रहा है? निश्चित रूप से जो सिनेरियो दिख रहा है और जिस तरीके से राजनीति यहाँ पर हो रही है, मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, वो करप्शन पे ही केंद्रित राजनीति हो रही है। तो सवाल ही नहीं उठता कि वो इस तरीके की कोई बात ना करें।
वो जरूर मोदी के 9 साल की उपलब्धियां गिनाने आ रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस के 4.5 साल की कमियां बताने भी आ रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। साथ ही एक अभिलाष जी, मेरे को एक अभी पिछले कुछ दिनों में मैं प्रदेश में जहां भी जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, तो मेरे को एक थोड़ा सा एक ऐसा वातावरण दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी न जाने क्यों 2023 के चुनाव के प्रचार में 2024 के मुद्दे भी ला रही है। जैसे ये मुद्दा है, ये मुद्दा भी दरअसल 2024 का मुद्दा है कि हम नरेंद्र मोदी जी के लिए जब चुनाव लड़ रहे हैं तब हम केंद्रीय उपलब्धियों की बात करते हैं। अगर हम इस समय किसी प्रदेश में जा रहे हैं जहां पर 4 महीने बाद 5 महीने बाद चुनाव है, तो हमको फोकस करना चाहिए प्रदेश की राजनीति पे, प्रदेश के सवालों पर। तो अभी हालांकि ये कहना जल्दबाजी हुआ जब तक कि कल उनका संबोधन नहीं सुन लेते, लेकिन जो मुद्दा उनके यहाँ पर आने का है वो मुद्दा जो है वो सीधा सीधा ये दिखता है कि 2024 के चुनाव का मुद्दा है। अब कल वो संबोधन में किस तरीके से छत्तीसगढ़ को इस पूरे मामले पर जोड़ते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। और निश्चित रूप से करप्शन तो बड़ा मुद्दा है। श्रीवास्तव जी के पास भी है, नान घोटाला है, कोड़वा कांड है, इनके पास भी है, कोयला स्कैम है, शराब स्कैम है और तमाम तरीके की चीजें हैं। तो ये करप्शन और करप्शन की भिड़ंत है। देखना है इसमें कि अमित शाह जी क्या बोलते हैं। देश के गृह मंत्री यदि कुछ बोलेंगे उस मामले में, जिनके पास करप्शन को मिटाने का ही विभाग है, तो वो बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो एक देखने वाली बात होगी कि वो क्या बोलते हैं। जी, बात तो तय है कि छत्तीसगढ़ में अब सियासी समर शुरू हो चुका है और बड़े बड़े क्षत्रप अगर वो आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार की उपलब्धि हो, 15 साल के कार्यकाल में जो अच्छा काम हुआ है वो हो, या फिर कांग्रेस सरकार की नाकामियां, सभी को गिनाया जाएगा, एक एक कर गिनाया जाएगा और जो भी कुछ हो सकता है उसे किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित श्रीवास्तव जी, रजनीश जी और डॉक्टर विश्वेश ठाकरे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।